आज हमारा कक्षा 11वीं कॉमर्स विषय लेखा शास्त्र का अध्याय 10 मूल्यह्रास प्रावधान एवं संचय मूल्यह्रास चैप्टर जिसका आज पहला क्लास है। ठीक है, अब देखिए आपका जो चैप्टर है उसका नाम है मूल्य ह्रास। मूल्य मतलब कीमत, मूल्य मतलब क्या होता है? कीमत। ह्रास मतलब होता है कमी। ठीक है, ह्रास मतलब क्या होता है? कमी। तो मूल्य ह्रास का मतलब क्या होता है? जैसे ह्रास शब्द, मूल्य तो आपको पता है किसी भी वस्तु की कीमत, ठीक? तो मूल्य मतलब हो गया किसी भी वस्तु की कीमत, उसका दाम, है ना, उसको हम लोग मूल्य या कीमत बोलते हैं। ह्रास, ह्रास तो मैंने एक शब्द में बताया कमी, किंतु ह्रास शब्द से आप क्या समझते हैं पहले ये बताइए। ह्रास आप लोग देखना, जैसे कभी घर में पापा या पेरेंट्स लोग, हमारे मम्मी पापा जैसे बाहर से कहीं जॉब से या काम करके जब आते हैं तो देखना लोग बोलते हैं आज बहुत हरासमेंट हो गया, बहुत काम। हरासमेंट का मतलब क्या हो गया? वो लोग बोलते हैं ना आज बहुत हरासमेंट हो गया, बहुत हरास हो गया, बहुत थक गए। इसका मतलब होता है कि उनके जो कार्य करने की ऊर्जा है, जो उनकी ताकत है, शक्ति है, उस ताकत व शक्ति में क्या हो गई? कमी आ गई, कमजोरी आ गई। उसी को वहां पर क्या बोलते हैं पेरेंट, हमको बहुत हरास हुआ, हरासमेंट हुआ, कमी हो गई। अर्थात उनके काम करने की ऊर्जा में या काम करने की जो शक्ति होती है, उस काम करने की शक्ति या ऊर्जा में कमी आना हरास कहलाता है उस स्थिति में। लेकिन हम लोग यहाँ पर किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मूल्य ह्रास। मूल्य का मतलब मैंने बताया कमी, और ह्रास का मतलब मैं बताया कमी। सॉरी, मूल्य का मतलब हो गया कीमत और ह्रास का मतलब मैंने बताया कमी। अर्थात मूल्य ह्रास का मतलब होता है किसी वस्तु या संपत्ति के मूल्य में जो कमी आती है, उस कमी को यहाँ पर क्या बोलेंगे? मूल्य ह्रास। ठीक, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, समझेंगे। जैसे आप एक साइकिल लिए 3000 रुपए का, एक साल के बाद अगर उसको आप विक्रय करते हो तो ये 3500 में बिक जाएगा। बिक जाएगा। अगर एक साइकिल 3000 रुपए में खरीदे हो, एक साल उसका आप तबीयत से अच्छे से बहुत चलाए, पंचर भी बनाया हो, ब्रेक भी टिका, सब चीज हो गया, मस्त अच्छे से चलाया, और एक साल के बाद आप उसको बेच रहे तो कितने में बिकेगा? 3500। बिक जाएगा? नहीं। कितने में बिकेगा? कितने में बिकेगा? 2000, 1000, कितने में? 3000 रुपए या बाजार मूल्य से कम में बिकेगा। सही होगा? अब 3000 से कम मतलब हो सकता है वो 2800 में बिक जाए, 2500 में बिक जाए, 2000 में बिक जाए, 1500 में बिक जाए या 500 में बिक जाए। वो आपके लेन देन के ऊपर है। किंतु 3000 का यदि आप साइकिल खरीदते हो तो वो 3500 में नहीं बिकेगा, 3100 में भी नहीं बिकेगा, यहाँ तक कि वो 3000 में भी नहीं बिकेगा। वो 3000 या 3000 से 3000 रुपए या नहीं, 3000 रुपए मतलब बाजार मूल्य से कम में भी बिकेगा। 3000 रुपए में भी नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि आप उसको एक साल के बाद बेच रहे हैं। चलो, यहाँ पर एक और स्थिति आती है। यदि आप एक साल के बाद उसको बेच रहे हो किंतु उसका प्रयोग नहीं करते, मतलब आप एक साइकिल को 3000 में खरीद के अपने घर ला लिए और उसको अच्छे से साफ सफाई करके एक साल तक चमका के रखे हो, किंतु उसका प्रयोग आप नहीं किए हो। यहाँ पर अभी क्या है? एक साल तक आप उसका प्रयोग किए हो, मतलब आप चलाए हो, उसमें कोई खराबी आया तो उसको बनवाए हो, सब चीज करे हो और उसके बाद बेचे हो, है ना? तो 3000 रुपए से कम ही बिकेगा, मतलब बाजार मूल्य से कम ही बिकेगा, ये आप बोल सकते हो। किंतु अगर आप उसका प्रयोग नहीं भी करते हो, साइकिल नया है, अगर उसका आप प्रयोग नहीं भी करते हो तो भी क्या वो 3000 में बिक जाएगा? नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि उस पर
1 साल बिता चुके हो, मतलब समय क्या हो चुका है, बीत गया है। मैं जो वर्ड को बोल रहा हूँ ये सब को ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी मैं इसका थ्योरी जब पढ़ाऊंगा तब ये सब चीज आएगा। क्या हो गया है, आप बिना प्रयोग के बेच रहे हो तो उसको समय बीत चुका है तो भी वो 3000 से कम में ही बिकेगा, है ना। तो अब बताओ, एक हिसाब लगाते हैं। मान लो, ठीक है, 1 साल के बाद यदि आप उसको बेचते हो तो बिकता कितने में है, मान लो 2000 में बिकता है। तो 1000 क्या हो गया, कम हो गया, कीमत एकाएक कम हो गया। तो 1000 का आपको लॉस हुआ, तो 1000 को क्या है, 1000 जो हुआ वो आपका ह्रास है, कमी हुआ मूल्य में, क्योंकि आपका सामान था 3000 का 3000 में बिकना था, पर वो कितने में बिका, 2000 में बिका। तो 1000 क्या हो गया, कम हो गया। 1 साल के बाद तो जो कमी हुआ उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, ह्रास बोलेंगे। ठीक, अब यहाँ पर ह्रास के बारे में आप समझ में आया, अर्थात किसी भी संपत्ति के मूल्य में जो कमी आती है उस कमी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, ह्रास बोलते हैं। अब आता है मूल्य ह्रास का अर्थ एवं परिभाषा। तो यहाँ पर मूल्य ह्रास को हम लोग स्थायी संपत्ति जोड़ते हैं, चल संपत्तियों से नहीं। क्यों, क्योंकि चल संपत्ति क्या होती है, ऐसी संपत्ति होती है जो व्यवसाय में हम खरीदते हैं किंतु उसको बेच देते हैं, तुरंत आती है और जाती है, उसका कोई स्थायी रूप नहीं होता कि हम उसको खरीद लिए तो रख लिए। जैसे आपका एक सपोज मान लो एक दुकान है, ठीक है, आपका एक दुकान है, इस दुकान में आपका कपड़े का दुकान है, ठीक है, किसका दुकान है, कपड़ा का दुकान, कपड़ा का दुकान। अब बताओ यहाँ पर आप टेबल रखे होंगे, है ना, फर्नीचर रखे होंगे, फैन लगाए होंगे, यहाँ पर कूलर भी लगा होगा, है ना, यहाँ पर पूरा रेक जमा के रखे होंगे, ये सब, ठीक, ये सब रखे होंगे, एसी भी लगा होगा, है ना, टेबल कुर्सी सब चीज होगा। तो एक संपत्ति तो तुम्हारी ये हो गई कि आप ये सब चीज संपत्ति को रखे, और एक संपत्ति होगी अगर कपड़े का दुकान है तो पूरा कपड़ा भरा होगा, पैंट शर्ट, है ना, साड़ी वाड़ी, जितना भी कपड़ा चादर वाला है वो सब पूरा आपका भरा होगा, तो वो भी आपकी संपत्ति है। तो अब बताओ इसमें से स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति कौन सी है। तो जो आपका कपड़ा है वो आपकी चल संपत्ति है, चालू संपत्ति। क्यों, क्योंकि चालू संपत्ति को हम खरीदते ही हैं बेचने के लिए, तो वो चालू संपत्ति है, नाम से स्पष्ट है, चालू, आती और जाती, वो चलती रहती, रुकती नहीं, स्थायी नहीं। किंतु ये जो संपत्ति है जैसे टेबल, फर्नीचर, है ना, ये सब एसी, फैन, ये सब क्या है, आपकी स्थायी संपत्ति, क्योंकि आप इसको खरीदे हो अपनी व्यवस्था के लिए, इनको लंबे समय के लिए रखे हो। आप उसको बेचोगे नहीं कि फर्नीचर खरीदे 4 दिन यूज करो, टेबल को फिर बेच दिए फिर आप खरीदोगे, ऐसा नहीं करते, वो स्थायी संपत्ति है। तो उन्हीं संपत्ति के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो बोलता है स्थायी संपत्ति व्यापार की, स्थायी संपत्ति व्यापार की निरंतर प्रयोग होने वाले के कारण उसके मूल्य मात्रा गुणों में कमी आ जाती है और भविष्य में संपत्ति अनुपयोग हो जाती है। आप देखना धीरे धीरे, जैसे आपकी बाइक ही समझ लो, सपोज मान लो आपका जो बाइक है स्थायी संपत्ति, क्योंकि बाइक हम एक बार खरीदते हैं और उसका उपयोग हम सालों साल करते हैं, 6 साल 10 साल 15 साल के बाद देखना बाइक की कंडीशन धीरे धीरे कम हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाएगी तो वो बेकार हो जाएगी, उपयोग में नहीं रहेगी। फिर 15 साल के बाद हम लोग 10 साल के बाद 15 साल के बाद फिर हम नया एक बाइक खरीदेंगे। अर्थात स्थायी संपत्ति के निरंतर प्रयोग से जो उसके मूल्य में कमी आती है, घिसावट होता है, संपत्तियों में घिसावट होने के कारण वो अनुपयोग हो जाती है, मतलब उसका उपयोग हम बार बार नहीं कर सकते, उसी को बोलता अनुपयोग हो जाती है तथा बाजार मूल्य या तो शून्य हो जाता है या अचकित ही रह जाता है। इस प्रकार संपत्ति के निरंतर प्रयोग के कारण उसकी उपयोगिता, कार्य क्षमता, मूल्य में स्थायी एवं निरंतर होने वाली कमी, खाता बही की भाषा में मूल्य ह्रास या घटौती या घिसावट होती है। समझ में आया। यदि आप उस संपत्तियों का उपयोग करते हो, निरंतर प्रयोग करते हो और उसके प्रयोग के कारण यदि उसके मूल्य में कमी आती है तो उसी कमी को यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, मूल्य ह्रास।
परिभाषा जैसे कार्टर के अनुसार बोलता है, एक संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली सने सने कमी, सने सने का मतलब यहाँ पर होता है धीरे धीरे कमी, एकाएक कमी नहीं होती, धीरे धीरे कमी होती। कैसे धीरे धीरे? जैसे जैसे साल बीतता जाएगा, जैसे जैसे हमारे संपत्तियों के दिन बीतते जाएंगे, समय बीतता जाएगा, उसका उपयोग होता जाएगा, वैसे वैसे उसके मूल्य में कमी आती जाएगी। तो होने वाली कमी को ह्रास कहते हैं। बाटली बॉय के अनुसार बोलता है, यह एक साधारण ज्ञान की बात है कि किसी भी स्थायी संपत्ति जैसे प्लांट, मशीन, भवन, फर्नीचर आदि जैसे पुरानी होती जाती है, उसके मूल्य में कमी आ जाती है और वे व्यापार में लगने लगातार प्रयोग होने से बेकार हो जाता। यही कमी क्या कहलाता है? ह्रास हो जाता। किसी भी संपत्ति का निरंतर प्रयोग करो तो देखना उसको सेकंड हैंड बोल के बेचते। हम 10,000 का खरीदते थे, अब वो 2,000 के लायक हो गया, तो कितना कम हो गया। तो ऐसी कमी को ही हम लोग यहाँ पर ह्रास करते हैं। अब इसकी विशेषता आया, ह्रास की विशेषता बताया है, मूल्य ह्रास का संबंध केवल स्थायी संपत्ति से होता है, चल या अस्थायी संपत्ति से नहीं। केवल स्थायी संपत्ति पर ही आप ह्रास लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट बोलता है, मूल्य ह्रास स्थायी संपत्ति के मूल्य में निरंतर होने वाली कमी है, क्योंकि ये निरंतर होती है, आप इसको रोक नहीं सकते, ये एकाएक हो गया। आप एक बार खुद ही देख लेना, आपके यहाँ जो बाइक होगा, अगर आप बाइक 50,000 में खरीदे हो तो उसका आज के समय में अगर 10 साल पहले, 5 साल पहले अगर उस बाइक को 50,000 में खरीदे थे, तो आज उसकी कीमत आप मार्केट में पता करना, आपको पता चल जाएगा कि उस बाइक की कीमत आज कितनी है और हमारे कितने रुपए की कमी आई। उसी कमी को वहां पर क्या बोलेंगे? ह्रास करेंगे। तीसरा पॉइंट बोलता है, मूल्य ह्रास व्यापार की संपत्तियों के उपस्थित होने के कारण उत्पन्न होते, भले ही वो उस समय प्रयोग ना हो। मैं बताया ना, अगर आप किसी साइकिल को 1 साल तक अपने यहाँ खरीद के रख लो, किंतु उसका उपयोग मत करो, लेकिन फिर भी वो नया है ना, क्योंकि आप खरीद के लाए हो, नया है, आप उसका प्रयोग नहीं करो, रोज उसको पोंछते हो, साफ करते हो, अच्छे से रखते हो, लेकिन उस पर समय बीत चुका है, तब भी उसका कीमत क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चाहे आप उसको प्रयोग करो चाहे मत करो, अगर उस पर समय बीत चुका है उस संपत्ति पर, तो उसका उपयोग, उसका मूल्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगला पॉइंट बोलता है, मूल्य ह्रास व्यापारिक व्यय माना जाता है। व्यापारिक व्यय मतलब इसको व्यय मानते हैं, ठीक। अगला बोलता है, मूल्य ह्रास संपत्ति का मूल्य कम होता है तो यह हमेशा संपत्तियों के मूल्य से घटा दिया जाता है। घटा दिया जाता है, जैसे आप 50,000 का खरीदो, 1 साल के बाद अगर उस संपत्ति का मूल्य पूछूंगा तो आप बोलोगे भैया अभी 45,000 का हो गया, क्योंकि इसमें साल भी तो चुका है। मतलब अब क्या कर दिए, जो 5,000 का ह्रास था आप उसके मूल्य में क्या कर दिए हो? माइनस कर दिए, तब घटा दिए हो। अगला बोलता है, मूल्य ह्रास संबंध संपत्तियों के पुस्तकीय मूल्य से होता है, ना कि लागत एवं विक्रय मूल्य। संपत्ति कितने का बनकर तैयार हुआ उससे कोई मतलब नहीं होता, उसके पुस्तकीय मूल्य, एक्चुअल में उसका कीमत कितने में हम खरीदे हैं, कितने रुपए की वो संपत्ति है, इससे हमारा संबंध होता है। अगला पॉइंट आता है, मूल्य ह्रास करने की आवश्यकता। मूल्य ह्रास आयोजन करने की आवश्यकता, मतलब हम लोग मूल्य ह्रास क्यों लगाते हैं, इसकी आवश्यकता या उद्देश्य बताया। पहला, सही लाभ हानि निर्धारण करेंगे। किसी भी संपत्ति में अगर आप, जैसे उदाहरण दे रहा हूं, 50,000 की आपकी संपत्ति, ठीक है, 3 साल के बाद अगर इस संपत्ति को आप अभी भी बता रहे हो 50,000, 3 साल के बाद भी आप कितना बोल रहे हो? 50,000, ठीक। अब चौथे साल अगर आप इस संपत्ति को बेचोगे तो भी 50,000 में बिकना चाहिए ना, क्योंकि आप तो हर साल उसको 50,000 मान के क्या कर दे रहे हो? अपनी स्थिति बता दे रहे हो कि हाँ 50,000 है तो मेरे को इतने रुपए का लाभ होगा, 50,000 है तो इतने रुपए का लाभ होगा। हर साल आप अपना लाभ बता रहे हो, हर साल 3 साल में, चौथे साल में उसको बेच रहे हो तो 50,000 में बिकना चाहिए, किंतु आपका संपत्ति 50 के बजाय में आपका बिक गया 20,000। तो आप तो 50 के हिसाब से बता रहे थे, मेरे को हर साल 10,000 का लाभ होगा, यही बता रहे थे आप, क्योंकि 50 था, 3 साल के बाद भी उसकी 50 है, तब हमको 10 साल का 10,000 का लाभ होगा। अब उसकी कीमत कितनी हो गई? एकाएक कितना हो गया? 20,000, या 20,000 भी नहीं, मान लो अगर 10,000, तो क्या जो आपको लाभ था ये सही लाभ था? सही लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि हम गलत कर रहे हैं, इसलिए बोला गया है कि लाभ हानि ज्ञात करने की, क्योंकि वास्तविक लाभ जब हमारे व्यापार में होगा तो इस मूल्य में से हमको क्या घटाना पड़ेगा? ह्रास माइनस करना पड़ेगा, और ह्रास माइनस करने के बाद ही हम एक्चुअल में वास्तविक मूल्य बता पाएंगे कि हमारी संपत्ति
कितने की, और संपत्ति हमारी वास्तविक कितने रुपए की है ये मालूम होगा, तब हम सही सही लाभ और हानि बता सकते हैं कि हमको कितने रुपए का वास्तविक लाभ हुआ है या वास्तविक हानि। ठीक, तो पहला पॉइंट था सही लाभ हानि क्या करना। दूसरा है सही आर्थिक स्थिति के लिए। अब आर्थिक स्थिति अर्थात चिट्ठा, अगर हम सही लाभ हानि बताएंगे तो सही चिट्ठा भी बनाएंगे कि हमारे पास वास्तव में कितनी संपत्ति है और कितने रुपए का हमको लाभ हो सकता है। अगला बोलता है उत्पादन व्यय का सही उपयोग करने के लिए, संपत्ति का पुनर्स्थापित करने के लिए, इन सब के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ह्रास आयोजन करना पड़ता है। अब आता है मूल्य ह्रास की राशि को निर्धारित करने वाले तत्व। मूल्य ह्रास की राशि को किस प्रकार हम निर्धारित करते हैं। पहला संपत्ति का लागत मूल्य। संपत्ति का लागत मूल्य, उस संपत्ति के लागत में हम लोग क्या करते हैं, संपत्ति पर व्यय को जोड़ते हैं। जैसे हम लोग कोई सामान खरीद के लाए हैं, सपोज 50,000 रुपए का कोई सामान खरीदे, इस सामान पे हमको परिवहन व्यय चुकाना पड़ा। ठीक है, तो आप क्या बताओगे, मैं सामान खरीदा 50,000 और 1,000 रुपए या 5,000 रुपए उसको लाने में मैं खर्च किया, तो वास्तव में आपका कितना पैसा लग गया, 5,000 रुपए आपका व्यय लगा। मतलब वास्तविक में आप कितना खर्च करे हो, 5,500, ये आपका एक्चुअल में लागत है। अर्थात हम क्या करते हैं, जितनी भी संपत्ति खरीदते हैं उस संपत्ति में अपने व्यय को जोड़ देते हैं, उसकी स्थापना का व्यय जितना भी होगा उस व्यय को जोड़ने के बाद ही हम वास्तविक मूल्य को बताते हैं। ठीक, तो बोलता है स्थायी संपत्ति का लागत मूल्य। दूसरा बोलता है मरम्मत। जब तक मशीन चलाने तब तक अनुमानित मरम्मत व्यय अनुमान पहले से कर लिया जाना चाहिए, जिससे ह्रास की गणना सरल हो जाती है। संपत्ति पर किए जाने वाले पूंजीगत व्यय। संपत्ति का जीवन काल, हम संपत्ति को कितने साल उपयोग करेंगे, जैसे हम इसको 5 साल तक उपयोग करेंगे, उसके बाद हम नया संपत्ति खरीद लेंगे, 10 साल तक प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम नया संपत्ति खरीद, अर्थात उस संपत्ति का जीवन काल कितना है उसको भी हमको जानना पड़ता है। और उसके बाद आता है कंपनी अधिनियम का पालन करना, परिस्थितियों को ध्यान रखना और नए आविष्कारों का अनुमान। अगर कोई नई नई संपत्तियां या नई नई वस्तुएं, संपत्ति वस्तु मतलब संपत्ति, स्थायी संपत्ति, यदि नई नई संपत्ति हमारे मार्केट या बाजार में उपलब्ध हो जाती है तो पुरानी वस्तुओं का कीमत एकाएक कम हो जाता है। जैसे पहले हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते थे, उसके बाद जैसे रंगीन टीवी आया तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का चलन क्या हो गया, बंद हो गया। फिर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का चलन बंद हो गया तो रंगीन टीवी चलने लगी, बहुत सभी के घर में रंगीन टीवी थी। उसके बाद जैसी एलसीडी आया तो रंगीन टीवी बंद हो गई, फिर एलईडी आया तो एलसीडी बंद हो गई। उसके बाद ऑटोमेटिक मतलब जैसे जैसे कंपनी जैसे जैसे संपत्तियों का अच्छी नई नई संपत्तियों का आविष्कार होने लगा, वैसे वैसे पुरानी संपत्तियों का मूल्य क्या हो गया, कम हो गया या वह प्रचलन में नहीं है। ठीक, तो ये तो था हमारा निर्धारित करने वाले तत्व कि किन किन कारणों से संपत्ति के मूल्य में कमी आती है। उसके बाद आता है मूल्य ह्रास ज्ञात करने की पद्धति। मूल्य ह्रास ज्ञात करने की करीबन 10 पद्धति आपके बुक में लिखा हुआ है, जैसे स्थायी किस्त पद्धति, घटती सेल पद्धति, वार्षिक कोष पद्धति, ह्रास कोष पद्धति, बीमा पॉलिसी पद्धति, ये सब दिया। किंतु आपके सिलेबस में केवल 2 पद्धति है, एक स्थायी किस्त पद्धति और दूसरा घटती किस्त पद्धति। ठीक है, तो स्थायी किस्त पद्धति और घटती किस्त पद्धति क्या होता है, तो स्थायी किस्त पद्धति नाम से ही फिक्स है, स्थायी किस्त मतलब किस्तों में, और पद्धति ऐसी पद्धति जिसका ह्रास की दर एक समान होती है। जैसे आप यदि 10,000 रुपए का कोई सामान खरीदे और वो दिया पर हर साल 10% ह्रास लगाना है, तो हर साल 10% लगाना है, तो 1,000 रुपए फर्स्ट साल में लगा दिए तो आपकी मशीन की कीमत कितनी हो गई, 9,000। अब दूसरे साल फिर 10% लगाना है तो फिर 1,000, मतलब फिर 8,000 हो गया। ये कब हो गया, दूसरे साल लगा दिया। ठीक, उसके बाद फिर 1,000 लगा दिए तो वो 7,000 हो गया। ये कब हो गया, तीसरे साल। तो स्थायी किस्त पद्धति मतलब होता है जिस पद्धति में ह्रास की दर एक समान हो। देखो हर साल 1,000 लगा, यहाँ 1,000 1,000 1,000, तो ऐसी पद्धति को यहाँ पर क्या बोलेंगे, स्थायी किस्त पद्धति। किस्त मतलब किस्तों में पैसा देना हर साल,
और स्थायी मतलब फिक्स, ये बदलेगा नहीं, तो स्थायी किस पद्धति। अब वहीं पर क्या जाता है घटती किस्त। आप 10,000 का सामान खरीदे हो, 10% की दर से ह्रास लगा तो 1,000 लगा, अब कितना बचा 9,000 पहले साल। अब दूसरे साल क्या हो गया 900 रुपए। अब देखो दोनों में फर्क है, यहाँ पर हर साल 1,000 लगा, स्थायी है, बदला नहीं, और ये घटती किस्त। घटती किस्त मतलब इसकी ह्रास की दर जो होगी, ह्रास का जो मूल्य होगा वो हर साल कम। देखो पहले साल 1,000 था, हर साल दूसरे साल भी 1,000 लगना था, लेकिन दूसरे साल कितना लग गया 1,000 से कम। तीसरे साल 900 रुपए लगना था उतना, लेकिन 900 रुपए से कम। अर्थात ऐसी पद्धति जिस पर ह्रास की दर घटती जाती है उसको घटती किस्त पद्धति बोलते हैं, और ऐसी पद्धति जिसमें ह्रास की दर स्थिर रहती है, बदलती नहीं है, एक ही समान रहती है, उसको स्थायी। क्लियर है? तो इससे संबंधित मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं, आप उसको ह्रास का फॉर्मूला याद करेंगे तो ह्रास निकालने का सूत्र होगा। वार्षिक ह्रास बराबर संपत्ति का लागत प्लस व्यय माइनस अवशेष मूल्य बटे संपत्ति का जीवन काल। ठीक है, सूत्र से। और प्रतिशत विधि से फॉर्मूला होता है वार्षिक ह्रास बराबर संपत्ति का लागत प्लस व्यय बटे। ये दो फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इन्हीं दो फॉर्मूले से आपका पूरा चैप्टर बनेगा। तो जितना मैंने थ्योरी बताया है उतना आप याद रखेंगे, और बाकी आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा, स्थायी किस्त पद्धति, घटती किस्त पद्धति का 2 क्लास 3 क्लास में कंप्लीट करेंगे। क्लियर है?